सो हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपका पता है हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम की दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करें 2025 के लिए। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होता है और पेपर 1 कॉमन होता है जो कि सारे सब्जेक्ट्स में आता है। ओके, देन पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स मिलती है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, कम्युनिकेशंस है, इस तरीके से 10 यूनिट है, एनवायरनमेंट है, मैथमेटिक्स है और लॉजिकल रीजनिंग है। पूरा आप एक उसका जब चार्ट निकालेंगे पूरा सिलेबस का तो उसमें देखेंगे 10 यूनिट दी गई हैं और 10 यूनिट के नीचे स्पेसिफिक टॉपिक भी दिए गए हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर से क्या क्या टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आने हैं। बाकायदा प्रिसाइज सिलेबस दिया है यूजीसी नेट ने, ऐसा नहीं है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस दिया है उससे ही रिलेटेड पूछते हैं और बहुत सारी बार क्या होता है, मतलब मोस्टली मैंने पैटर्न में देखा है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहते हैं। लाइक अगर आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है उसमें 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, तो उसमें से मान लो बी ऑप्शन सही है तो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा वो जो बाकी के 3 ऑप्शंस थे बी, ए, सी एंड डी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब सिलेबस यार मतलब कि क्या है, एक प्रॉपर सिलेबस है, ऐसा तो है नहीं कुछ भी पूछ ले रहे हैं आपसे सिलेबस में, जितना सिलेबस है वहीं से पूछ रहे हैं सारी चीज़ें। तो क्या है, रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास लाए हैं। मैंने कुछ लाइक 7-8 क्लासेस में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर करा दूंगी। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है मैं सब बस वही कवर कराऊंगी। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मुझे चीज़ें कवर करानी नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन वाकई आते हैं या फिर जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, बस वही क्वेश्चन समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम तो हम आपकी पहली क्लास शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड? सबसे पहले जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। Teaching aptitude is the ability to teach effectively involving various skills, attitude and the understanding of the teaching learning process। देखो टीचिंग सब जानते हैं क्या होता है, एक क्लासरूम होता है, ठीक है। उसमें हमें लाइक 20-25 बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना किस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे आप पहुँच गए, हम शाय हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अलग है, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अक्षर अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बच्चे कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं, कितना अडेप्टेबल एनवायरनमेंट है वहाँ का। तो ये सारे फैक्टर्स किस पे डिसाइड होते हैं, ये टीचिंग एप्टीट्यूड पे डिसाइड होते हैं, ठीक है। एक जब हम पढ़ते आ रहे हैं, हम बहुत सारे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं क्लासरूम से, ठीक है। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये सारी जो स्किल्स होती हैं ये सीख ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से कुछ लोग में होता है इनबॉर्न, वो कहते हैं ना टैलेंटेड होते हैं, वो टैलेंट अलग चीज़ होता है लेकिन स्किल अलग चीज़ है। स्किल वो होता है जो हमें एक्वायर करते हैं रिपीटेशन के थ्रू, तो ठीक है। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें क्या है, एबिलिटी होती है क्या, टीच इफेक्टिवली, हम किसको कितना इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बच्चों को इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। बच्चे बड़े कोर्सेज में जैसे सेमिनार कोर्सेज में पढ़ते हैं तो वहाँ सारे कोई ना कोई उसको होस्ट कर रहा होता है और बाकी सारे लोग देख रहे होते हैं। तो आप किस तरीके से बात बोल रहे हो, अपनी क्या बात बोल रहे हो, प्रेजेंट करने का तरीका क्या, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि सामने वाले को क्या सुनना है, ऑटोमेटिकली वही सुनना है ना जो आप बोलोगे। अब आप ही गलत बोल रहे हो, खुद ही अपने वर्ड्स में क्लियर नहीं हो, कुछ भी बोले जा रहे हो तो क्या एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, टीचिंग इफेक्टिवली, इफेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाना है, इन्वॉल्विंग वेरियस स्किल्स, इसमें भी काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं। लाइक ऐसा नहीं आप स्टैचू बने हो बोर्ड के पास और अपना पूरा लेक्चर दे रहे हो और बस बच्चे खुश हो गए ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ डिसाइड करती है, आपके बोलने का तरीका, आपकी पिच, टोन, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती है, बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। एंड आपका एटीट्यूड कैसा है बट टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस एंड द टुवर्ड्स लर्नर, अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है उस सब्जेक्ट टॉपिक की बच्चों में, ठीक है, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, किस पे फोकस करता है, कम्युनिकेशन पे फोकस करता है। जो बोल रहा है, जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो आपके बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है उस पर फोकस करता है। एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, मतलब कि आपने क्लास में किस तरीके का माहौल बना रखा है, सारे बच्चे अडेप्टेबल हैं या नहीं है, सब समझ रहे हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आगे वाले जो 8-10 बच्चे बैठे उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, पीछे वालों को कुछ जा नहीं रहा है, दिमाग में कुछ नहीं हो रहा है उनके, ठीक है। और डिसिप्लिन कैसा है, किस तरीके का वहाँ का एनवायरनमेंट बच्चों ने एग्जिस्ट कर रखा है वहाँ पे, ये सारी चीज़ होती हैं। तीसरा क्या है इसमें, पेडागोजिकल स्किल, यही वही आता है जो मतलब कि आर्ट होती है पढ़ाने की, उसको कहते हैं, ठीक है। असेसमेंट टेक्निक्स, और असेसमेंट टेक्निक्स क्या है आपके, आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं लेटर आप उसको असेस कैसे करते हैं, मतलब क्या आप टेस्ट लेके असेस करते हैं या फिर बच्चे को किस तरीके से आप असेस करते हैं, फाइनल रिपोर्ट्स पे असेस करते हैं या फिर इन बिटवीन क्लासरूम ही आप उसको असेस कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में होशियार है या वो बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस टीचिंग एप्टीट्यूड में। लाइक आपको दे देंगे व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड और ये 4 ऑप्शंस पकड़ा
हटा देंगे, ठीक है। और इसमें कोई अननेसेसरी ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे डाल दिया लुक, ठीक है, या फिर लुक नहीं, यहाँ पे डालिए अपीयरेंस ऑफ टीचर, ठीक है। लाइक अपीयरेंस ऑफ टीचर मतलब वो दिखने में कैसा है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, हाँ ये इसका पार्ट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा। वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं टेक्निकल जो आप करना पाओ, बहुत कमाल के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे जब एक PYQ याद आ रहा है, उसमें क्या है कि टीचर कितना हंसा पाता है बच्चों को, ये इस तरीके से एक गुड कैरेक्टरिस्टिक है टीचर की। तो वो ऑप्शन बेसिकली गलत था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने की सिर्फ ये चीज़ है कि एक अच्छा टीचर कैसे है, अच्छा क्लासरूम कैसे मैनेज करता है, उसके असेसमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं बच्चों को लेके, उसका एटीट्यूड कैसा है बच्चों को लेके, और उसकी उस सब्जेक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज़ क्लियर रखेंगे। देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो देखो नेचर क्या होना चाहिए हमारी टीचिंग का, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं कि टीचिंग किस तरीके की है। सबसे होना चाहिए इंटरेक्टिव प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलते जा रहे हो बोल के बस क्लास से बाहर निकल लिए और बच्चों के कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। ये मेरे साथ होता था मोस्टली फिजिक्स की क्लास में। तो क्या होता था कि हाँ मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आप समझा रहे हो ठीक है बोल रहे हो बीच में, और बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और आपका काम इतना है कि बस मुझे चैप्टर पढ़ाना है और आप निकल लिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे। आपको क्या करना चाहिए, बीच बीच में बच्चों को क्वेश्चन कर देना चाहिए आपको। आप उनको क्वेश्चन करें, आप उनसे पूछें कि आपको समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से क्या क्या है, क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनती है। तो वो आपको भी बोरियत नहीं होती है, बच्चों को भी सीखने को मिलता है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है, बच्चों को सिखाना पढ़ाना, जो आप नॉलेज आपके अंदर वो इम्पार्ट कर रहे हो क्लासरूम में, तो वो इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, फॉर्मेटिव सबसे गोल होता है। देन बायलैटरल एंड ट्रायंगुलर। देखो बायलैटरल का मतलब दो तरफा होता है, ट्रायंगुलर का मतलब होता है मतलब एक से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व जब हो जाते हैं उसमें, इन्वॉल्व टीचर स्टूडेंट्स एंड कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, देखो टीचर इन्वॉल्व होता है इस कम्युनिकेशन में, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड द कंटेंट। देखो टीचर हो इन्वॉल्व हो गए हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या ये एक आप बोलोगे फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का? बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जब बातों में कंटेंट नहीं है, वो किस टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, और जो उनका गोल है उस डिस्कशन से वो निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं उसमें, तो वो क्या है, वो एकदम से वेग सा कम्युनिकेशन, लाइक वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिस तरीके से हम घर पे करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं। लेकिन टीचिंग में क्या है, हमारा गोल ये है कि हम क्या करेंगे, कुछ आउटकम निकालेंगे उस कन्वर्सेशन का। कुछ लाइक हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो उस तरीके की बात की है कि बायलैटरल और ट्रायंगुलर भी हो सकता है, जिसमें टीचर स्टूडेंट और कंटेंट इन्वॉल्व होता है। और टीचिंग क्या होती है, एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। प्लानिंग करके जाते हो, बिल्कुल करके जाते हो। आपको जितने भी सारे टीचर्स वगैरह हैं, या फिर बहुत ज़्यादा, मैं सारे लोगों की नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन वो क्या करते हैं, पढ़ाने से पहले तैयारी करते हैं, ठीक है। हर कोई पढ़ाने से पहले तैयार करता है कि उसको क्लास में जाके क्या पढ़ाना है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको नहीं पता है, लेकिन उससे रिलेटेड एक कांस्टेंट फियर रहता है ना दिमाग में टीचर्स की भी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट उठ के आ गया, उसने हमसे कुछ ऐसा पूछ लिया जो हमें नहीं पता होगा। तो क्या है, एक बार हम ना क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस में तो यही होता है, मतलब आप बड़े बड़े लेक्चर्स ले रहे हो और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बड़े बड़े हैं, तो आपको वहाँ पे पढ़ा के ही जाना पड़ता है। उससे रिलेटेड सारे आइडियाज़ आपको पता होने चाहिए। आपको हर चीज़ पूरी प्लान्ड होनी चाहिए आपकी प्रॉपर, कि आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, देन उसके बाद उसका थोड़ा सा क्या होगा, टीचिंग मेथड्स के बारे में बताओगे, देखोगे क्या है क्या नहीं है, देन उसके इन बिटवीन थोड़ा टेस्ट डालोगे, MCQs। तो ये पूरी प्रॉपर होती है। ऐसे नहीं कि आपने किसी स्टोरी का डायरेक्ट जाके कंक्लूजन बता दिया, देन आप कह रहे हो अब चलो हम कहानी शुरू करते हैं। मतलब आप जाके पहले ही खोल दो कि कहानी बहुत बोरिंग है, उसमें इसको मार दिया, वो कर दिया, और बाद में कह रहे हो चलो अब कहानी पढ़ते हैं, तो एक था राजा। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा। बोरिंग क्या हो जाएगा, ये टीचिंग का फीचर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए आप कब कुछ भी कहीं भी पढ़ा दिया, पूरी प्लान्ड एक्टिविटी है, पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई जाती है। और ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ठीक है। डायनामिक कह सकते हैं, कंटिन्यूस कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जो बिहेवियर में क्या लाती है, कंटिन्यूस चेंज लाती है टीचिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपने सीखा है वो फिर भूल गए जाके, नहीं, जो हमने बचपन से अब तक सीखा है, अब तक हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, हम उसको सीखते चले आ रहे हैं। आप अच्छे मोरल वैल्यू जानते हैं, तो आपने पढ़े हैं बचपन में, आपको टीचर्स ने सिखाए हैं, आपके घर पे सिखाए गए हैं। तो ये नहीं है कि लाइफ में टेम्प्रेरी चेंज लाते हैं कि बस आपने सीखे, कहीं अप्लाई किए और बस ख़त्म हो गया। नहीं, वो एक परमानेंट चेंज लाते हैं आपके बिहेवियर में। तो इस तरीके की चीज़ भी पूछ ली जाती है आपसे। देखो यहाँ नीचे डाला भी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मेरी नज़र नहीं गई थी बट यहाँ पे है।
तो ये क्या है, डायनामिक एंड पर्पसफुल है टीचिंग के कैरेक्टर्स में। डायनामिक क्या मतलब होता है, इवॉल्व होना, ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होती है, इवॉल्व होती रहती है। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, ऐसा नहीं है कि आज मतलब स्टार्टिंग में जब एक बुक लिखी गई तो वो बुक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, नहीं, धीरे धीरे क्या है उस बुक की काउंटर बुक्स बनी, अल्टरनेट बुक्स बनी, फिर थ्योरीज और डेवलप हुई। तो ये क्या है, कंटिन्यूस स्टडी चलती जा रही है, आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, और हमेशा ये क्या है, चलती जाएगी। आज कल आप मतलब जिन टीचर्स की मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, हो सकता है आने वाले सालों में मैं कुछ बुक्स लिखूँ, फिर मेरे स्टूडेंट्स मेरी बुक्स पढ़ें, फिर उनकी बुक्स उनके स्टूडेंट्स पढ़ें। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस और डायनेमिक प्रोसेस है, और इसका पर्पज़ है क्या, टीचिंग को इम्पार्ट करना। मेरे आइडियाज़ हो सकते हैं, मेरे प्रोफेसर हैं जो मेरे टीचर्स हैं उनसे थोड़े अलग हों, तो जो आइडियाज़ मैं अपनी बुक में लिखूँगी वो उनसे ये नहीं कि पूरा कॉपी कर लिया, नहीं, मैंने क्या कर लिया, मैंने उनसे थोड़े अलग आइडियाज़ लिए। तो इसमें क्या है, जो नॉलेज है उसमें क्या हुआ, थोड़ी इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा फ्लरिश हुई हमारी नॉलेज। तो ये इसका क्या है, पर्पज़ हो गया हमारी नॉलेज का। ओके, तो मूविंग अहेड, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है, हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, देखो हम क्या सीखते हैं इसमें, नॉलेज को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में प्राइमरीली क्या करते हैं, नॉलेज पे फोकस करते हैं, स्किल पे फोकस करते हैं, एंड देन एटीट्यूड पे फोकस करते हैं। और देखो इसके डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टीचिंग से क्या क्या डेवलप होता है। देखो पहली बात, थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। अब थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, पहले जैसा सोचते थे वैसे ही भी सोचते हो, सोच के देखो पहले जैसा सोचते थे अब वैसे नहीं सोचते। पहले हमारी छोटी भी ख्यालों की दुनिया अलग ही रहती थी, हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते थे और अननेसेसरी चीज़ें सोचते रहते थे। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा अलग सोचते हैं, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का सोचने लगते हैं, या फिर हम थोड़ा रिलीजियस टाइप में भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने लगते हैं। वो थिंकिंग हमारी डेवलप हो गई, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, तो वो हमारी डेवलप हो गई है। लेकिन बचपन में मैम बता देती थी, हाँ 5 आपको फ्रूट्स के नेम लिख के लाने हैं, 5 एनिमल्स के, तो वही करके ले जाते थे, बस हो गया हमारा, ये था। देन ये क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, ठीक है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। जैसे कि हम अभी बहुत सारे तरीके से एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें बता दिया कि नहीं तुम्हें इसी रास्ते से जाना है घर, ये तुम्हारा रास्ता है। लेकिन जब से हम बड़े हुए हैं, ठीक है, हमारा माइंड थोड़ा डेवलप किया, तो हमें पता है अरे हमारे घर के जाने का रास्ते में ये जो छोटा सा पतला सा रास्ता आता है ना कच्चा, ये शॉर्टकट है। तो क्या क्रिएटिविटी हो गई माइंड में, ठीक है, थोड़ा हमने क्रिएटिवली क्या सोचा कि हाँ हमारे घर तक जाने का कोई और रास्ता भी हो सकता है। देन ये चीज़ होती है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे अंदर क्या होती है, एबिलिटी आती है, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है। आई होप सारे लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। देखो इतना कुछ है नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में, और आपको इतने छोटे भी नहीं हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी देती जा रही हूँ, तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ पहले, ये जो पूरी पीपीटी है ना, इसके सारे ये जो पॉइंट्स लिखाए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, यहीं से। मतलब आप अगर प्रीवाइज क्यूज उठा के देख लोगे ना, तो उसमें सारे क्वेश्चंस में ऐसे हैं कि डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या क्या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इससे थ्योरी से बहुत ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन आगे चल के आपको थोड़ी सी थ्योरी वगैरह पढ़नी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, बट यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सारा मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़ना, 1-2 बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लासरूम में डिसिप्लिन बना रहा है, ठीक है। क्लासरूम का आप डिसिप्लिन अगर करना जानते हो अच्छे से, तो आपको पता है आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फुलफिल हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, शासन करना एक तरीके से। और कब कर सकते हो, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। ऐसे नहीं आपके पूरे एक स्टेट में चीज़ें बिखरी हुई हैं और आप वहाँ के रूलर बैठे हो बन के, मतलब सीएम बन के बैठे हो, फिर भी आप नेगलेक्ट कर रहे हो, अरे हमें क्या हमें क्या, तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी ना कहलाओगे। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जब उसके राज्य में शांति बने रहे, या फिर जो चीज़ें हैं वो डिसिप्लिन तरीके से होती रहे, पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई रियॉट्स ना हो, इस तरीके से होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी उसकी क्या करे, अच्छी रहे। ऑर्गेनाइजेशन स्किल मतलब जो भी उसने काम किया वो अच्छी तरीके से होते रहे। जैसे कि मान लो मुझे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की ड्यूटी दी जाए कि सारिका तुम ऐसा करना, तुम एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करोगी, मतलब किसी की वेडिंग है, चलो वो ऑर्गेनाइज करनी है, तो मैं सारा कुछ मुझे दे दिया गया है। और एक ऐसा एवरेज इंसान है, या फिर जो बहुत ज़्यादा जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मान लो इन केस बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेसिकली। और एक ऐसा है जो मुझसे छोटा भी है उम्र में, कम एक्सपीरियंस्ड भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है इन्वायरमेंट में, तो उससे भी सेम नॉलेज दी जाए, तो मतलब सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। तो क्या
एक्सपेक्ट करोगे कि वो और मैं सेम काम करके देंगे, मे बी मेरा काम थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैं बाहर रही हूँ या फिर मैंने बहुत ज़्यादा और भी इवेंट्स अपनी लाइफ में पास्ट में किए हुए हैं, और वो पहली बार उसको कोई चांस मिल रहा है करने का, तो उसमें क्या है, मेरे अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी होंगी, है ना, क्योंकि मैं पहले ही कर चुकी हूँ वो, लेकिन उसके अंदर नहीं होंगी ये सब बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, और मे बी ही हैज़ नॉट गॉट दैट एनवायरनमेंट। ओके, तो इस तरीके की सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। देन हम आगे पढ़ेंगे इसमें। हाँ, अब देखो, टीचिंग के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। टीचिंग के आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, स्किल्स पढ़ लिए, उसके में मतलब क्या होता है क्या नहीं, बेसिक आपने टीचिंग का सारा कुछ समझ लिया। अब देखो टीचिंग में क्या होता है, ये तीन टीचिंग को भी हमने तीन उसमें लेवल में डिवाइड किया है। इसमें जो सबसे पहली टीचिंग लेवल आता है इसको कहते हैं मेमोरी लेवल, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया भी है और आएगा भी, ठीक है। कुछ भी घुमा फिरा के दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से मेनली आ ही जाता है, ठीक है। तो देखो, जब टीचिंग को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहला पार्ट क्या है उसमें, मेमोरी लेवल। इसको हर्बर्ट ने दिया है, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना अच्छे से, प्लीज़ पेन डाउन दिस नेम। हर्बर्ट ने दिया है मेमोरी लेवल को, ठीक है। इसका फोकस क्या है, रूट लर्निंग पर। अब देखो रूट लर्निंग क्या होती है, रट्टा मार, है। हाँ, यही होती है रट्टा मार। अब देखो रूट लर्निंग कहाँ होती है, रट्टा मार कहाँ होता है, बचपन में होता है, बिल्कुल होता है। जब हम सेकंड थर्ड क्लास में थे, तो बस टीचर बोल दी थी ये रट के लाना है कल, तो हम बस वही बिना क्वेश्चन के, हाँ, वो पपाया, वो मैंगो, वो ऑरेंज, ये सब करके पहुंच जाते थे। तो इस चीज़ को हम रूट लर्निंग कहते हैं। हमेशा याद रखना, रूट लर्निंग मतलब रटना, रट्टा मारना। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, रटना, ठीक है। एक तरीके से आप ये नोट कर लेना, जहाँ भी आपको रूट लर्निंग वर्ड मिल जाए आप समझ जाना वो मेमोरी लेवल का है। और मेमोरी लेवल किसने दिया है, ये हर्बर्ट ने दिया है, ठीक है। ये इसके कौन है, प्रतिपादक कह सकते हैं एक तरीके से, ये फाउंडर है ये लेवल के, मेमोरी लेवल के। देन इसमें लर्नर का रोल क्या होता है। देखो लर्नर कौन होता है, जो सीखता है, और टीचर जो सिखाता है। तो इसमें लर्नर का जो रोल होता है वो पैसिव होता है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। क्या काम नहीं है, उसको दिमाग नहीं लगाना है, उसको क्वेश्चन नहीं करना है, उसको जो जो बोला जाएगा बस वही करना है। मतलब अपना दिमाग वो अपने बैग में डाल लेगा, और बस जो उसको कहेगा, जो उसका टीचर है वो कहेगा वो करेगा। तो आप समझ जाओ ऐसी पढ़ाई कहाँ होती है, छोटे बच्चों में होती है। बेसिकली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही तो मेमोरी लेवल की लर्निंग करते हैं। हम उन्हें पहले क्या करते हैं, चीज़ों को रटाना सिखाते हैं, ताकि वो क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में चीज़ों को रिटेन करना सीख जाएं, ठीक है। हर वक्त हम क्या करते हैं, उन्हें टेबल देते हैं कि बच्चों आज तुम्हें 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का, 5 का, 12 तक, पता नहीं कितने हम टेबल तो उन्हें रटा के रख देते हैं, ठीक है। फिर 10-10 फ्रूट्स के नेम, 10-10 एनिमल्स के नेम, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, ये सारी चीज़ बता देते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, आपको लगता है ये समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते हैं भाई। ये क्या करते हैं, ये रट के ले जाते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना है, रट के ऑब्वियस सी बात है पेपर में पास हो जाना और आगे क्लास में प्रमोट हो जाना है। तो इसमें तो लर्नर का जो लर्नर है, बार बार मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, जो लर्नर है उसका रोल कैसा हो गया, पैसिव हो गया, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय हो गया। और जो टीचर का रोल हो गया वो कैसा हो गया, अथॉरिटी वाला। मतलब टीचर तुम पे अथॉरिटी झाड़ रहा है कि देखो तुम्हें ये करना है, तुम ये नहीं करके लाना तो तुम्हें कल डंडे बजाएंगे दो, ठीक है। तो इसमें टीचर क्या होगा, अथॉरिटी के रोल पे होगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्टिव भी कह सकते हैं। पैसिव का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। जो टीचर है उसका रोल एक्टिव हो गया, और जो लर्नर है उसका रोल कैसा हो गया, पैसिव हो गया। अब देखो इसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्निक कैसे होती है, मतलब हम अपनी एजुकेशन को इम्पार्ट कैसे करते हैं, कैसे देते हैं उन्हें एजुकेशन। लेक्चर देते हैं, सीधी सी बात है। सारे बच्चे बैठे होते हैं, 15-20 बच्चे नर्सरी क्लास में देखे होंगे आपने, ऑब्जर्व किया होगा, नर्सरी में, यूकेजी में, और नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, बस ये वाले, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में वो क्वेश्चन करना थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या होता है, वो सारे बैठे होते हैं, मैम छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, और वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ठीक है। और इतना भी नहीं कि उनको क्वेश्चन करके मैम ये क्यों है, वो सिर्फ सुन लेते हैं, पीछे पीछे रिपीट करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, रिटेन करते हैं माइंड में, ठीक है। तो ये इनकी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक हुई, कौन सी वाली, लेक्चर और ड्रिल यही होता है किसी को, मतलब कि वो दे देना एक तरीके से कि इस टाइम लाइन के अंदर आपको ये चीज़ करनी है। तो उस तरीके से बच्चों से बोलते हैं ना, तुम्हें कल 2 का टेबल याद करके आना है, तो वो 2 का टेबल कल हर हाल में आपको याद करके सुनाई देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है हम नहीं जाएंगे याद करके तो मैम हमें मारेंगी। तो देखो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, रिमेंबरिंग डेट्स इन हिस्ट्री। जिस तरीके से हम डेट्स याद करते हैं हिस्ट्री में, तो ये क्या होगा, ये भी एक मेमोरी लेवल का काम हो गया, ठीक है। हम जब डेट्स याद कर लेते हैं, अब हिस्ट्री में ही क्यों, पॉलिटिकल साइंस में इतनी डेट हैं बहुत ज़्यादा। मेरा पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस था, इतनी सारी डेट्स याद करने को थी उसमें, पता नहीं कौन कौन से एवोल्यूशन, कौन कौन से केसेस, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था, ठीक है। हाँ, अब इसमें दूसरा पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखो
इसमें क्या है, सबसे पहले देखो आ जाता है मेमोरी लेवल, जो कि छोटे बच्चों में होता है मोस्टली। और ये पता है छोटे बच्चों में क्या, साथ में बड़े बच्चों में भी होता है, ठीक है। हमने जैसे हिस्ट्री की बताई, उसके थोड़े ऊपर लेवल का, ये मैंने गलत बना दिया, इससे थोड़ा ऊपर लेवल का कौन सा होता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, चीज़ों को समझते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे नीचे कौन सा हो गया, मेमोरी लेवल, इसका कौन सा हो गया, अंडरस्टैंडिंग। ये मेमोरी लेवल किसने दिया था, ये हर्बर्ट ने दिया था। ये नाम सारे याद होने चाहिए, ये नाम आपसे पूछ लेता है कि ये किसने दिया था, वो किसने दिया था, ठीक है। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया था, ठीक है। 3 लेवल है इसमें, मॉरिसन का हम दूसरा पढ़ रहे हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया था, और इसका देखो फोकस कहाँ है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। इसमें क्या है, थोड़े और बड़े बच्चे आ जाते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे समझते हैं, मैंने पहले बताया मेमोरी लेवल में कि आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स, ठीक है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएंगे वही स्टूडेंट्स, ठीक है, जब उनका दिमाग और खुल जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगेंगे, देन वो पूछेंगे मैम सिर्फ 80 प्लैनेट्स क्यों होते हैं, 8 प्लैनेट्स में मैम सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ फॉर्म क्यों है, ठीक है। तो इस तरीके है उनके अंदर ना, फिर मैं बताऊंगी अच्छा ये चीज़ है, उसमें अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, फिर सन जो अर्थ है उसके अराउंड मून रोटेट करता है, जुपिटर के पास बहुत सारे मून है। तो इस तरीके से मैंने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्हें चीज़ें बताई, ठीक है, और उनके अंदर ना वो कॉन्सेप्ट याद हो गया, उन्हें कॉन्सेप्ट लर्न हो गया। मैं उन्हें कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, और वो एटम्स से बनाते हैं पूरे एक ऑब्जेक्ट बनता है। एटम्स एकदम से पैक्ड होते हैं, उसमें सॉलिड में, लिक्विड में, थोड़े से अलग अलग होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो उनके बच्चों के अंदर क्या है, वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, अच्छा ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट की थिंकिंग आना उनके अंदर शुरू हो जाती है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बताने लगते हैं। अब इसमें देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जब मान लो 7th 8th 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ ना आप एक पार्क में हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे बच्चे ना अपना भी दिमाग लगा रहे हैं, और जो उन्हें नहीं आ रहा है ना वो आपसे पूछ रहे हैं, आप उनके साथ ना एज अ गाइड फॉर्म वो कर रहे हो, ठीक है, उन्हें गाइड कर रहे हो कि आप ये चीज़, ये केमिकल नहीं, आप ये केमिकल डालो, देन ये रिएक्शन होगा उसका, कि ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे वही ग्रुप के दूसरा है जो खुद से ही कर ले रहे हैं, तो मतलब इसमें क्या है, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उन्हें पता लग गया है कि हम अगर ये करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। उन्हें पता है हम अगर इन सारे प्रोसेस पे चलेंगे, जर्नी पे चलेंगे, तो अल्टीमेटली गोल हमारे क्या होगा, ये जो हमें सक्सेसफुल बनाएगा, ओके। तो इस तरीके से उनके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है। इसमें लर्नर का रोल देखो कैसा रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है, वो भाई वही सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन टीचर यहाँ सिर्फ गाइडेंस का रोल कर रहा है, ठीक है। टीचर गाइड कर रहा है, तुम ये करोगे वो करोगे, और जो सीख रहा है वो वही काम कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैंने एक्टिविटी दे दी है, ठीक है, तो मैंने उसको बोल दिया कि घर पे जाके तुम ऐसा करना, तुम एक पौधे को लेना, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना, पेड़ लगाना, ये करना, वो करना, फिर उसके कौन कौन से पार्ट सबसे पहले निकलते हैं तुम उसको नोटबुक पे लिखना। तो इस तरीके से क्या है, उसको पता है, मैंने उसको सिर्फ गाइड किया है, लेकिन काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है जो सीख रहा है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है। इसका इंस्ट्रक्शनल देखो टेक्निक क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेन करना। कोई भी कॉन्सेप्ट को मैंने खोल के रख दिया बच्चों के सामने, एक्सप्लेन कर दिया, देखो ये ऐसे होता है, वैसे होता है। फिर उसके ऊपर क्या हुआ, मैंने बहुत देर तक क्या किया, डिस्कस किया कि अच्छा आपने ये फिनोमेना देखा है, आपने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया है, क्लाउड्स में ये होता है आपने ऑब्जर्व किया है, आपने अपने बारिश में ड्रॉपलेट्स राउंड राउंड शेप में क्यों गिरती हैं आपने ऑब्जर्व किया है। तो इस तरीके से मैं ना डिस्कस कर रही हूँ। इस तरह क्या है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो इंटरेक्टिव भी बना रह रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें बच्चों के अंदर ना कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, अच्छा अच्छा ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये होता है, एयर प्रेशर लगता है, देन वो वाटर अपने आप को पूरी तरीके से समेट लेता है, देन उसकी ड्रॉपलेट्स गोल गिरती हैं पानी में। इस तरीके से जब बातें करते हैं ना, तो उसका मतलब है बच्चे समझ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और वो आपको क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें देखो सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा दिया गया है, इसमें एक्सप्लेनिंग द वाटर साइकिल। अब जब मैं वाटर साइकिल को समझाऊंगी बच्चों को, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लाउड्स बना दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेसिपिटेशन बारिश डाल दी है, फिर यहाँ पे कहीं आके झील आके वो यहाँ पे वाटर इवेपोरेशन डाल दिया, देन अगेन क्लाउड बना दिया। तो बच्चों को ये पूरी प्रोसेस समझ में आई है, ठीक है। जब मैंने उन्हें समझाया, उन्हें समझ में आया है। इन बिटवीन इन्होंने क्वेश्चंस भी किए हैं मुझसे, ठीक है, सब चीज़ें पूछी हैं, अच्छा मैम ये यहाँ भी होता है, मैम लेक के ऊपर भी होता है, मैम ये क्या रिवर के ओशन के ऊपर भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आंसर दे रहे हैं उन्हें, और उनको मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जो कि उन्हें समझ में आया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इसमें रूट लर्निंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मैं जो बता दे रही हूँ बस वो समझ के चुपचाप जा रहे हैं, नहीं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें थर्ड कौन सी आती है, थर्ड आती है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो हंट ने दिया है, ठीक है। मॉरिसन ने कौन सा दिया था, कौन सा दिया था, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था, और हार्वर्ड ने
मेमोरी लेवल, और फिर कौन आते हैं, हंट ने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल होता है किसका, टीचिंग का। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लेवल, सबसे जो विद्वान होते हैं ना स्कॉलर टाइप के, उनमें होता है ये रिफ्लेक्ट करने की वो। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, हम इसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल मतलब बहुत से जटिल चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा वैसी हम रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, एक तरीके से मान लें रीजनिंग किसी चीज़ की सॉल्व कर रहे हैं, तो मे बी जो रीजनिंग हम सॉल्व कर सकते हैं वो 8th 9th के बच्चे जिनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सॉल्व उस चीज़ को ना कर पाए, ठीक है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी पढ़ाई की है, हमने बहुत तरीके से सोचा है, हमने बहुत तरीके से क्वेश्चंस को ड्रॉ किया है, अपने माइंड में निकाला है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं तो ऐसे बन सकता है, हमें पता है कि वो क्वेश्चन कैसे बनता है। और हमारी क्या है, हमारी किसी भी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा हमें तर्क वितर्क करने की आदत है। कोई भी हमें कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा के नहीं चला जाएगा। अगर कोई हमसे बोलेगा कि देखो यहाँ पे ऐसा होता है तो आप वैसा कर लो, हम कहें नहीं ऐसा नहीं होता है, आप उसको क्या करते हो, तर्क करते हो। आज हम इतने अंधविश्वासी नहीं है, हमसे पहले के लोग जो थे वो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा लिप्त थे, ठीक है, हम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं, हम उसका प्रूफ मांगते हैं सीधे। अच्छा ऐसा होता है तो तुम मुझे करके दिखाओ। तो ये करके दिखाओ और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, क्योंकि हमारे अंदर एकदम रिफ्लेक्टिव लेवल वाला क्या है, आईक्यू बन गया है, जो हम चीज़ों को कहते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं। ये चीज़ अगर हमें जैसे दिख रही है तो ही हम उसको मानते हैं, और कोई हमसे बोल देना कि ये होता है तो कहते हैं करके दिखाओ, ठीक है। तो ये बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग हो जाता है, इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या होता है, हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, लाइक हिस्ट्री लिखना हो गया, पॉलिटी लिखना हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें करते हैं वो हम रिफ्लेक्टिव लेवल में कर सकते हैं। इसमें लर्नर का जो रोल होता है वो वेरी एक्टिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हम ही होते हैं। हम पीएचडी करेंगे आगे जाके, हमारा जो प्रपोजल होगा, थीसिस होगी, हम जो भी करेंगे हम वो खुद करेंगे, कोई नहीं करेगा, हमारे प्रोफेसर हमारी थीसिस नहीं लिख देगा, ठीक है, हमें ही करना होगा। सब रिसर्च वगैरह हमें करने, हमारा अपना डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे लिखना है, सारी कुछ जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, हमारी होगी। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका हुआ, हमारा हुआ। टीचर क्या कर रहा है, वो तो उसे बता दे रहा है दूर दूर से कि अरे तुम ऐसा कर लेना, तो हम कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे। फिर सारा काम करना किसको पड़ रहा है, हमें करना पड़ रहा है। और उसमें देखो टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेट करता है तुम्हें, अच्छा ऐसा कर लेना, ये होते हैं ना वर्ड्स टीचर के, अरे तुम ऐसा कर लेना, तो बस वही है कि हाँ तुम ऐसा कर लेना, फिर हमें सोचना है कि हमें कैसा करना नहीं करना, ठीक है। वो उस तरीके से इसमें देखो क्या होता है, इंक्वायरी होती है, केस स्टडी होती है। केस स्टडी का मतलब होता है कोई केस है हमारे पास, ठीक है, कोई हमें यहाँ पे दिया गया है, एक तरीके से 2 पन्ने का कोई केस दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, फिर अपना एक इसमें कंक्लूजन अपना निकाल रहे हैं, ठीक है, अपनी सोच से, अपनी समझ से। अच्छा यहाँ पे ये है, मैंने इस पूरे केस को पढ़ के ये तर्क वितर्क निकाला। अब ये केस पुलिस स्टेशन वाला केस नहीं है, ये केस स्टडी ऐसी हो सकती है किसी भी हिस्टोरिकल फिनोमेना हो सकता है, उसके बारे में मेरिट्स डीमेरिट्स सब दिए गई हूँ आपको, ठीक है, सारे थिंकर्स वगैरह दिए हुए, आपने उसको पढ़ा है, ठीक है, पढ़ के उससे पढ़ के आपने अपनी थिंकिंग जो डेवलप की है, और अपनी थिंकिंग जब इस बुक में लिखी है, देन ये क्या है, केस स्टडी में, ये आपके खुद का मटेरियल है, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में सबसे क्या दिया है, डिबेटिंग एनवायरनमेंट। जो डिबेटिंग एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, लोग ना तर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से पढ़ के आ गए हैं और तब चिल्ला रहे हैं जाके, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, भाई खुद के होते हैं उनकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है, वो खुद सोचते हैं कि हमें नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तब यह कहना हम एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लगानी चाहिए जिसमें क्या हो सके बहुत ज़्यादा कार्बन का एमिशन ना हो, ये ना हो वो ना हो। तो ये हम खुद सोच सकते हैं, ऐसा नहीं हम कितना ही रट के जा पाएंगे। बताओ आप किसी डिबेट में उतरे हो कभी, तो आपने कितना रटा है, एक टॉपिक को देख लिया है, थोड़ा हल्का हल्का देख लिया, लेकिन जो आप बाकी का बोलते हो वहाँ पे जाके वो सब आपके अंदर से निकल के आता है, आपकी जो थिंकिंग है, आप जो उसमें रियलिटी में सोचते हो तो वो चीज़ निकल के आती है, ठीक है। आई होप सारे लोगों को ये आज की क्लास समझ में आ गई होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के तीनों लेवल समझ में आ गए, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है वो भी समझ में आ गए, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ना समझ में आई हो तो। नेक्स्ट क्लास मैं इसकी कल कराऊंगी, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।